हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शीशपाल लेरा। आज आपको मैं एक ऐसे एग्ज़ाम के बारे में बताऊंगा जो कि हालांकि इतनी ट्रेंड में नहीं है, बट ये है कि बहुत अच्छी जॉब है और जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी इसमें ये जॉब है जो कि है, इसको बोलते हैं यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी। और इसके साथ साथ एक और एग्ज़ाम होता है ईओ और एओ। अब सबसे पहले आपको बताऊंगा कि ईपीएफओ का क्या मतलब है। इसका मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें जो पोस्ट होती है उसको बोलते हैं हम एपीएफसी। जो इसमें जो पोस्ट रिक्रूटमेंट होती है जिसके रिलेटेड इसको हम एपीएफसी बोलते हैं। अब मैं इसके बारे में बताऊंगा कि एपीएफसी होता क्या है। दोस्तों, ईपीएफओ एपीएफसी का जो एग्ज़ाम है वो हर साल तो नहीं होता, पर ये कि कई बार ये साल 2 साल में के गैप के बीच में ये होता है। सबसे पहले आज मैं इसका जॉब प्रोफाइल के बारे में बताता हूँ। जॉब प्रोफाइल जो है ये है, इसको हम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ये जॉब होती है, जिसमें इसमें क्या होता है कि एपीएफसी का मतलब असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। इसमें क्या होता है कि इसमें फंक्शन है जो ऑर्गेनाइजेशन, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कुछ स्ट्रक्चर अलायंस ट्रेनिंग एंड कैरियर प्रोग्रेशन होती है। और काफ़ी अच्छी जॉब है जो कि जैसे कि हम जो भी जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं जो अपना प्रोविडेंट फंड जमा करते हैं, तो जो उससे जो जो भी डील करते हैं वो उनको वो इसके अंडर आता है, ईपीएफओ के अंडर आता है। अब इसमें क्या क्या होता है, जैसे कि प्रोविडेंट फंड मैनेजमेंट होता है, फिर उसमें पेंशन स्कीम एडमिनिस्ट्रेशन होती है, उसके बाद इंश्योरेंस स्कीम होती है, कंप्लाइंस एनफोर्समेंट होती है, सेटलमेंट ऑफ क्लेम होता है, ग्रीवेंस एड्रेसल और डिजिटल सर्विसेज होती है, जो मैक्सिमम जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनसे रिलेटेड ये होती है। अब मैं इसके बारे में बताऊंगा एग्ज़ाम के बारे में, जो कि एपीएफसी का क्या रोल होता है। इसमें ये एनफोर्समेंट वर्क करते हैं, जैसे कि ईपीएफओ लॉज होते हैं जो कि एस्टेब्लिश थ्रू इंस्पेक्शन और इंक्वायरीज करते हैं। रिकवरीज करते हैं अगेंस्ट, जैसे कि कोई डिफ़ॉल्ट करता है और ये पेंडिंग ड्यूज़ हैं उनसे रिलेटेड होता है। अकाउंट्स एंड फाइनेंस होता है, जैसे कि फ़ंड मैनेजमेंट करते हैं, अकाउंट्स और रिकंसाइलेशन ऑफ फाइनेंसिस रिकॉर्ड्स। साथ ही साथ ये एडमिनिस्ट्रेशन वर्क भी करते हैं, जैसे कि ऑपरेशंस एंड सुपरवाइजिंग स्टाफ भी करते हैं। लीगल फंक्शंस भी होते हैं, जैसे क्वासी जुडिशियल वर्क होता है, इंक्वायरीज करते हैं और लीगल प्रोसीडिंग भी करते हैं। क्लेम्स, पेंशन, ओवरसीइंग सेटलमेंट ऑफ ईपीएफ पेंशन और इंश्योरेंस क्लेम भी करते हैं। साथ ही साथ एमआईस रिपोर्टिंग, मिसलेनियस रिपोर्टिंग होती है, जैसे मेंटेनिंग रिकॉर्ड, प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स एंड एंश्योर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। साथ ही साथ ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरवाइजिंग डे बाई डे ऑपरेशन ऑफ रीजनल और सब रीजनल ऑफिस, मैनेजिंग स्टाफ इंक्लूडिंग ईओ एओ और कोऑर्डिनेट ऑडिट्स करते हैं। ये कुछ इस काम जो होते हैं, फील्ड वर्क होते हैं, इंस्पेक्शन होता है, इन्फॉर्मेंट एंड डेस्क बेस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है इनका। अब अब इनकी सैलरी के बारे में बताता हूँ। जो इनकी बेसिक पे होते हैं वो 56,100 होती है। कुछ डीए होते हैं, टीए होते हैं। ये हाउस रेंट अलाउंस भी इनको मिलता है, फिक्स मेडिकल अलाउंस भी होता है। तो ये जो टोटल बनती है पे 1,15,679 के करीब करीब जो है ये इनकी पे बनती है। प्रमोशंस के भी काफ़ी अच्छे इनके चांसेस होते हैं, आगे काफ़ी अच्छे लेवल तक प्रमोट जाते हैं। और पे स्केल भी इनका लेवल जो है हायर, जो मैक्सिमम लेवल का पे स्केल होता है, जैसे 11-12 तक ये पे प्रमोट होके जाते हैं। अब मैं बताऊंगा इनकी जो प्रमोशंस होती हैं वो किस किस लेवल तक होती है। सबसे पहले इसमें जो है ये इसमें जो पोस्टिंग होती है वो होती है एपीएफसी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी एग्ज़ाम इसको क्लियर करता है वो एपीएफसी ज्वाइन करता है। उसके बाद जो होता है वो उसके बाद जो लगते हैं वो लगते हैं असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर, प्रोविडेंट फंड कमिश्नर लगते हैं नेक्स्ट 5 ईयर्स के बाद। उसके बाद जो नेक्स्ट 5 ईयर में रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर 2 लेवल के आते हैं, फिर ये लेवल 1 के हो जाते हैं। उसके बाद एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बनते हैं, मतलब पहले ये स्टेट से लेकर फिर सेंट्रल लेवल में आ जाते हैं। फिर उसके बाद एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर लगते हैं ऐसे नेक्स्ट 4 ईयर के बाद। और उसके फिर ये जो लास्ट में जो इनका रैंक होता है वो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर होता है। ये सबसे हाईएस्ट लेवल का मतलब इनका रैंक होता है और
इसमें पे स्केल भी बहुत अच्छा, हाईएस्ट पे स्केल जो किसी भी जॉब का है वो वहाँ पर मिलता है। अब मैं बताऊँगा एलिजिबिलिटी। क्या है एलिजिबिलिटी? इसमें जो है वो ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ में रिकॉग्नाइज में से ग्रेजुएट होना चाहिए। मैक्सिमम एज जो है जनरल के लिए 35, और जो एज रिलैक्सेशन जो 5 इयर्स की होती है वो रिज़र्व कैटेगरीज के लिए। नेशनलिटी इंडियन सिटीजन होता है, और इसमें अटैम्प्ट की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती है, इसमें मल्टीपल अटैम्प्ट दे सकते हैं। और इसके बाद आता है जैसे मिनिमम एज जो है वो ऐसी कोई ऐसी स्पेसिफिक नहीं है, मैक्सिमम जो है 35 इयर्स है। और जो SC ST EVS होती है उनको मतलब उनको 5 ईयर प्लस है, जो कि 40 इयर्स तक दे सकते हैं इस एग्ज़ाम को। अब मैं बताऊंगा इसका एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड। एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होता है कि सबसे पहले होता है रिक्रूटमेंट टेस्ट, उसके बाद एक पर्सनल इंटरव्यू होता है। रिक्रूटमेंट टेस्ट जो है वो एक ऑफलाइन मोड टेस्ट होता है, जिसमें कि MCQ टाइप होते हैं, जिसका अलग से सिलेबस होता है। और उसके बाद जो जब इसको क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद वो इंटरव्यू के लिए कॉल आती है। पेपर जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी दोनों में होती है। और 120 क्वेश्चन आते हैं इसमें, और 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। और जो है मैक्सिमम जो है वो 300 मार्क्स तक इसको बोलते हैं। नेगेटिव मार्किंग जो 1/3 होती है, और टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा से ज़्यादा 2 आवर्स तक होती है। और कोई भी मतलब इसको एग्ज़ाम ग्रेजुएट जो है लेवल तक का दे सकता है। अब आता है UPSC EPFO के सिलेबस के बारे में। इसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। EPFO के सिलेबस में जो सबसे पहले आता है वो इंग्लिश जो है लैंग्वेज रहता है। इसमें क्या आता है, जैसे कि नॉलेज ऑफ वोकेबलरी, ग्रामर, पार्ट ऑफ स्पीच आता है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्बल एग्रीमेंट होता है, नाउन्स प्रोनाउंस, वर्बल टेंस, टेंस आते हैं, मॉडल्स आते हैं, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, आर्टिकल्स, एडजेक्टिव, एडवर्ड्स, डिटरमाइनर्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम, एंटोनिम्स, एडम फ्रेसेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, रीअरेंजमेंट, पैरा जंबल्स, एक्टिव पैसिव सिनोनिम और एंटोनिम्स। ये तो था इंग्लिश का। उसके बाद आता है हिस्ट्री का, जिसमें कि इंडियन आर्ट एंड कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट, जिसमें कि मुगल एम्पायर से और राइज ऑफ रीजनल पावर, डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर, लिटिल मुगल ऑफ औरंगजेब, जो कि मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड है, एंड एमरजेंस ऑफ रीजनल पावर, वीकनेस ऑफ रीजनल पॉलिटिक्स, और एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। इसमें ये जो आता है ये मॉडर्न हिस्ट्री का है, जिसमें एडवेंट ऑफ पोर्टुगीज़ का, डच है, एडवेंट ऑफ इंग्लिश है, उसके बाद है डेन्स हैं, फ्रेंच है, उसके बाद है अलग अलग से राइज ऑफ ब्रिटिश, जैसे स्ट्रगल फॉर द सुप्रीमेसी, जैसे बंगाल कॉन्क्वेस्ट, मैसूर, मराठा एम्पायर, सिंध, पंजाब, अवध। उसके बाद है एनेक्सेशन है, बियॉन्ड द फ्रंटियर्स, ये पब्लिक पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू और सिग्निफिकेंट प्रोट। ये था हिस्ट्री से रिलेटेड सब्जेक्ट। उसके बाद ये अलग जैसे रिवोल्ट ऑफ 1857 है, नेशनलिज्म है, INC है, ये टिल इंडिपेंडेंस तक जो है मॉडर्न हिस्ट्री का सब्जेक्ट सिलेबस है। उसके बाद आता है, ये तो सारा मॉडर्न हिस्ट्री का सब्जेक्ट का सिलेबस है। इसके बाद आता है टेम्पल आर्किटेक्चर, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है, इंडियन म्यूज़िक है, एनाटॉमी ऑफ इंडियन म्यूज़िक है, टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, स्कूल ऑफ इंडियन म्यूज़िक, पॉपुलर फोक म्यूज़िक स्टाइल है, पॉपुलर फोक थिएटर है, फेयर एंड फेस्टिवल है, इंडियन डांस परफॉर्म्स है, इंडियन पेंटिंग्स के है, इंडियन लैंग्वेज और लिटरेचर है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर जैसे गवर्नमेंट स्कीम है, रिपोर्ट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट इन न्यूज़ है, एनवायरनमेंट, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, माइलस्टोन्स, डेज इन न्यूज़। फिर उसके बाद है पर्सन इन न्यूज़, अपॉइंटमेंट, फेयर, फेस्टिवल्स, प्लेसेस एंड बुक्स एंड ऑथर्स एंड मिसलिनियस। जो उसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट है सिलेबस का, वो डेवलपमेंटल इशू, जैसे कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, मीनिंग, पिलर, प्रोसेस, ह्यूमन डेवलपमेंट, कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इंडेक्सेस, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये है इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड, जिसमें कि हिस्ट्रिकल पॉलिटिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फीचर्स, प्रेम्बल, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन एंड सिटीजन, ये सारा का सारा जो है राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन सिटीजन, ये आता है इंडियन पॉलिटी के अंदर। इंडियन पॉलिटी के साथ साथ उसके बाद जो है इकोनॉमी का सिलेबस आता है, जिसमें डिमांड सप्लाई, माइक्रो इकोनॉमी, बेसिक डिमांड सप्लाई, इक्विलिब्रियम,
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, ये सारा का सारा जो है वो है इकोनॉमी से रिलेटेड है। उसके बाद आता है अकाउंटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस सब्जेक्ट का, जिसमें अकाउंटिंग क्या होती है, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग होती है, अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग है, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल और कन्वेंशन है, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन है। इस तरह से ये अकाउंट सब्जेक्ट्स है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, अकाउंट स्टैंडर्ड्स है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स है, रेशियो एनालिसिस है। उसके बाद आता है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग ये भी दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसका कंसेप्ट ऑफ ऑडिटिंग क्या होता है, नेचर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग, स्ट्रेटजी, उसके बाद कंपनी ऑडिट, ऑडिटर ऑडिट, डिफरेंट ऑडिट टाइप एंटिटीज, क्लासिफिकेशन ऑडिट। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस, जो कि छोटा सब्जेक्ट, छोटे से पार्ट सब्जेक्ट होता है बट है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इसी पे बेस है। इसमें इंडस्ट्री रिलेशन है, लेबर फोर्स है, ट्रेड यूनियन, कलेक्टिव बार्गेनिंग, इंडस्ट्री डिसिप्लिन है, ग्रीवियंस प्रोसीजर है, इंडस्ट्री कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट्स है, सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, लेबर वेलफेयर है, वेजेस हैं। उसके बाद लेबर लॉज हैं, जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्री एम्प्लॉय स्टैंडिंग ऑर्डर है 1946, इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट है, चाइल्ड एडोलेसेंट लेबर है। उसके बाद है लेबर कोड्स, कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्री लेबर कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कोड। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो इंपॉर्टेंट है वो इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के बेसिक कंसेप्ट क्या, डेफिनेशन क्या है, रिस्क ऑफ इंश्योरेंस है, डिफरेंट पार्ट ऑफ इंश्योरेंस है, मॉडस ऑपरेंडी ऑफ इंश्योरेंस है, बेसिक टर्मिनोलॉजी इंश्योरेंस है, अटमोस्ट गुड फेथ है, प्रिंसिपल जो इंश्योरेंस है। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस आती हैं। तो ये था इंश्योरेंस का पार्ट है। उसके बाद है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब आपको कंप्यूटर के हर हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर इसके बारे में पता होना चाहिए। डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है, उसके बाद हार्डवेयर सॉफ्ट मेमोरीज़ क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है। तो ये तो कंप्यूटर से रिलेटेड। जनरल साइंस में जैसे फिजिक्स का आता है, केमिस्ट्री का आता है, बायोलॉजी का आता है, स्पेस टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंट स्पेस एजेंसीज है, एप्लीकेशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी जैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, बायो टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। उसके बाद एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो कि न्यूमेरिकल बेसिस पे होता है, LCM, HCF, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज टाइम वर्क, पाइप सिस्टम, टाइम डिस्टेंस, बोट स्ट्रीम्स, मेंसुरेशन, 2D 3D डाटा इंटरप्रिटेशन, प्रोबेबिलिटी एंड हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम, बेसिक्स। उसके बाद जो है लास्ट जो इंपॉर्टेंट है वो स्टैटिक्स। स्टैटिक्स है, अंडरस्टैंडिंग द कोर्स कंसेप्ट्स है, मीन मीडियन मोड है, स्टैंडर्ड ये, और साथ में साथ जनरल एबिलिटी जैसे कोड ऑफ डिकोडिंग, सिलोगिज्म। उसके बाद है ड्राइंग सेंस, रैंकिंग ऑर्डर, ब्लड रिलेशन, लेटर सीरीज, एनालॉगी, क्लॉक, कैलेंडर, डाइस, वेन डायग्राम, काउंटिंग फीचर। और इसके बाद आता है सोशल सिक्योरिटी, टाइप ऑफ रिटायरमेंट स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम, अटल पेंशन, ये जितने भी एम्प्लॉय कंपेंसेशन एक्ट है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस, जो पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। तो ये था इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट जो इसका सिलेबस का पार्ट है। और ये ये एग्ज़ाम जो है वो मतलब 2-3 साल में एक बार होता है। और तो ये थे इसके सिलेबस के बारे में। PYQ ऑलरेडी इसके वेबसाइट में मिल जाते हैं, जैसे कि अगर सर्च मारोगे तो ये ईज़िली अवेलेबल है। जैसे अभी मैं एडुटेप कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उनकी वेबसाइट के थ्रू इसको मैंने डाउनलोड किया है, तो वहाँ पे भी अवेलेबल होते हैं। तो ये थी EPFO APFC के बारे में छोटी सी जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए।